हेलो गाइस। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना ये चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। और फर्स्ट में जो हम ये पिक्चर देख रहे हैं ये है 1765 की रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा के दीवानी ग्रहण करते हुए। तो मुग़ल बादशाह जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव को इस पिक्चर में बिहार और उड़ीसा के दीवानी देते हुए दिख रहे हैं। कंपनी दीवान बन गई। अब ये एक हेडिंग है, कंपनी दीवान बन गई। कंपनी दीवान बन गई दैट मीन्स कि अब देखते हैं कि क्या हो गया कंपनी में। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुओं की मौजूदगी में क्लाइव के तंबू में घटी थी। मतलब कि क्लाइव के अध्यक्षता में ये सब चीज़ें हुई थी। मतलब क्लाइव ही करना चाहता था, क्लाइव की बात मान ली गई थी इसमें। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये क्लाइव के तंबू में मतलब कि ये लोग जब स्टार्टिंग में आए थे तब क्या हुआ था कि उसके एक मतलब छोटे से तंबू वंबू में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर उसमें दीवानी दी गई थी। लेकिन इस चित्र में तो बताया गया कि बिल्कुल भव्य तरीके से बताया गया है कि ऐसे ऐसी जगह पे और मतलब उनको दीवानी दी गई थी। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। मतलब कि अब पहले कुछ विदेशी आते थे तो अपने साथ में उनको अपने जो भी काम है उनको लिखने वाले को भी लेके आते थे कि हमारे जितने भी हैं उनका वृत्तांत आपको लिखना पड़ेगा। तो वो सब लेके आते थे। तो क्या हुआ कि ये भी रॉबर्ट क्लाइव भी अपने साथ में लेके आया था, तो चित्रकार को लेके आया था, तो वो उसने चित्र बनाया था। अब चित्र तो बढ़ा चढ़ा के बना दिया जाता है। जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था और उसी को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ज़िंदगी के यादगार जो लम्हे होते हैं, जैसे अभी अपन फ़ोटोज़ ले लेते हैं बट उस टाइम तो नहीं था, तो वो चित्रकार को ही उसने जिम्मा सौंपा था कि आप मेरे जो घटनाएं हैं उसको चित्रित करें। बंगाल के दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए एक निश्चय ही बड़ी घटना थी। मतलब कि यार एक दीवानी हाथ आ जाना तो बहुत बड़ी घटना होती है ना कि मतलब कि कंपनी की दीवानी मिल गई उनको। दीवान के तौर पर अंग्रेज अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। मतलब कि वो अपने जो भी आर्थिक निर्णय हैं, आर्थिक जो भी मामले थे उसके बारे में वो मतलब कि खुद ही एक मुख्य शासक बन गई कि वो खुद निर्णय ले सकती है, खुद नियंत्रण कर सकती है उस पर। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आदमी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था कि वह अपने ज़मीन का जो शासन है वो कैसे चलाए, है ना। और उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या मुझे काम करना पड़े। आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना पड़ा। मतलब कि उसको आमदनी को मुझे व्यवस्थित कैसे करना है। मतलब कि पहले तो वो व्यापारी थे, वो वैसे भी व्यापारी थे, उस टाइम भी व्यापारी थे, किंतु उस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा किया जा सके, करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। मतलब कि इतना खर्चा बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन, क्योंकि वो अपना एक विस्तार भी करते जा रहे थे। जब वो विस्तार कर रहे तो खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो उसके लिए आमदनी भी चाहिए, और आमदनी छोटी मोटी नहीं चाहिए होती, आमदनी भी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो काफ़ी आमदनी जिनको जुटाने के लिए उन्होंने किया था। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। मतलब कि अब व्यापारिक कंपनी है तो वो अपनी खुद की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो बेचती खरीदती रहे। ओके। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे
उन लोगों को भी शांत कर रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके हैं। दैट मीन्स कि उससे उन लोगों को भी मतलब कि अपने फेवर में रखना होगा या फिर उन लोगों को भी खुश रखना होगा जो उस जगह से, उस गांव देहात से एक प्रभुत्वशाली इंसान है। दैट मीन्स कि वो वहाँ से या तो पहले नेता चुन चुके हैं या फिर एक उनकी मतलब कि उनको बहुत माने जाने लोग हैं वहाँ के जिसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान हो। उसे उन लोगों ने सोचा कि हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को भी शांत रखना पड़ेगा। दैट मीन्स उन लोगों को भी खुश रखना पड़ेगा। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ऐसे जो लोग मतलब कि उन्हें नियंत्रित तो कर सकते थे लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर सकते थे। हमें पता है अगर ख़त्म करेंगे दैट मीन्स विद्रोह हो जाएगा, तो उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। यह काम कैसे हुआ, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, ऐसे लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो कंपनी की, अब हम लोगों को पता है कि भाई कंपनी की आमदनी को लेके वो लोग कंपनी जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे या फिर कंपनी बहुत चिंतित थी। तो अब कंपनी की आमदनी कैसे हुई, तो कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने की में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो गया। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि वो लोग ना कम से कम मूल्यों पर अपने यहाँ से भारत से सामान खरीदना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करना चाहते थे। दैट मीन्स कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको उस पर राजस्व चाहिए था। इसी कारण 5 साल के भीतर जो बंगाल की कंपनी की जो सामान बिकते थे वो उसके रेट दुगने हो गए। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी, इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। मतलब कि बंगाल में जो पैसा इकट्ठा कर रही थी कंपनी, उसी से निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी। मतलब कि काफ़ी पैसा उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया था राजस्व के थ्रू। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। अब देखो क्या यार कि हम लोगों से वो लोग इंडिया से काफ़ी कम पैसों में सामान खरीद रहे थे और जब वो बेच रहे थे तो दुगनी कीमत पे बेच रहे थे। तो हमको तो पेमेंट ज़्यादा करना पड़ा और इनकम हमारी कम हो गई और उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई और पेमेंट भी उनको पास बहुत मतलब करना नाम मात्र का करना पड़ता था। जल्द ही कारीगर गांव छोड़कर भागने लगे क्योंकि बहुत ही कम कीमत पर अपने चीज़ें कंपनी को जबरन बेची जाती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पाते थे, कारीगर का उत्पादन गिर गया था, खेती चौपट हो गई थी, होने की दिशा में बढ़ रही थी। मतलब कि क्या हुआ था उस टाइम पे कारीगरों से काम भी लिया जाता था तो बहुत कम कीमत पर काम लिया जाता था, बहुत ही कम कीमत पर। मतलब कि उनका घर भी नहीं चल पाता था, ऐसी कीमत पर काम लिया जाता था। तो क्या हुआ था उस टाइम पे ना कारीगर लोग अपना जो अंगूठा है वो अंगूठा जैसे सूत काटने वाले लोग थे तो वो लोग अपना अंगूठा काट देते थे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं तो जब उनसे अगर वो मना कर देना तो भी वो बहुत ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता, प्रताड़ित करके काम कराया जाता था। तो ये बहुत ही गलत हुआ था हमारे भारत के कारीगरों के साथ में, हमारे भारत के लोगों के साथ में। जो हमारा जो चित्र है 2 है वो उसमें बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। हम ये बाज़ार का चित्र भी देख लेते हैं। ये है बाज़ार का चित्र जो कि बहुत सुंदर हाट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट
अब इसी के जब हमारे यहाँ पे पैसे का बहुत ज़्यादा संकट आने लग गया, आर्थिक संकट आने लगा, तो 1770 में अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। 1870 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार, अब इसको कैसे हम सही करेंगे? खेती में सुधार करके ही हम सही करेंगे। तो खेती में सुधार की हमको ज़रूरत पड़ी। अगर आर्थिक संकट में भी अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? मतलब कि अब ऐसा है कि इनको कंपनी को पैसे कहाँ से मिलते थे? कंपनी को पैसे मिलते थे हमारे भारत से, वहाँ के स्थानीय लोगों से। किंतु जब वही लोग गरीब हो गए तो क्या कंपनी की आर्थिक व्यवस्था सही रहेगी? क्या कंपनी वो अपना अर्थव्यवस्था को सही रख पाएगी? नहीं। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। तब वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम अब ऐसा तो कुछ और तो कर नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं कि खेती में और ज़मीन में सुधार लाते हैं हम। तो यह काम किस तरह किया जा सकता था, ये क्वेश्चन है। तो इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। उन लोगों ने, कंपनी के लोगों ने 2 दशकों तक बहस करी। आखिरकार कंपनी ने 1793 में, मतलब कि 2 दशक बाद, 20 साल, लगभग 20 साल बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तलुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। मतलब कि राजाओं को क्या बना दिया गया? वहाँ पे जमींदार बना दिया गया है ना, राजाओं और तलुकदारों को। और क्या हुआ कि उनको किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया कि भाई जो लगान कौन वसूलेगा किसानों से? राजा और वहाँ के तलुकदार। या फिर और उसके बाद जो है उसको राजस्व को चुकाने का जिम्मा किसको दे रखा था? राजाओं को। अब उस राजस्व को किसको चुकाना पड़ेगा? कंपनी को चुकाना पड़ेगा। उन्होंने सौंपा। इसका मतलब यह था कि उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता था। मतलब कि उन्होंने एक जो राशि थी कि भाई इतना राजस्व हमको चाहिए, वो राशि उन्होंने क्या करी थी? निश्चित कर दी थी कि भाई हमको इतनी राशि आपको देनी है, भले किसी भी कीमत पे। तो अब क्या हुआ था? अंग्रेजों को लगता था कि इससे उनके नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फायदे में रहेंगे। कि जो राज्य की ओर से राजस्व की मांग जो बढ़ने वाली थी ना, तो उसमें जमींदार फायदे में रहेंगे। लेकिन इसमें भी समस्या हो गई। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं फोटो किसका है। तो कार्नवालिस जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। अब ये क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई स्थायी बंदोबस्त के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे कार्नवालिस थे। समस्या क्या हो गई? समस्या ये हुई कि मगर स्थायी बंदोबस्त ने तो समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे। असल में कंपनी ने राजस्व तय किया था, वह इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी और जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो रहे थे। उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारी को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले, मतलब कि क्या करा था उन्होंने? ये राशि जो निश्चित कर दी थी कि हमको ये, लेकिन निश्चित तो करी थी उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा राशि निश्चित कर दी थी कि हमको इतना राजस्व चाहिए। तो क्या हुआ था कि अब जमींदार तो चुका ही नहीं पाएंगे ना यार राजस्व, इतना ज़्यादा राजस्व।
तो उसके बाद क्या हो रहा था कि जो कंपनी है, अब कंपनी को क्या करना था, ज़मीन हड़पना था। अब ज़मीन में क्या हुआ था कि जो राजस्व नहीं चुका पा रहा था उसकी ज़मीन वो हड़प ले रहे थे कंपनी। एंड ज़मींदारों छीन ला सॉरी उनकी ज़िम्मेदारी छीन ली जाती थी। जो ज़िम्मेदारी राजस्व चुकाने में असफल थे, और बहुत सारी जिम्मेदारी यों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। मतलब कि बहुत सारी जो ज़मीनें हैं उनको कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी से पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाज़ार में कीमतें बढ़ी है और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे पहले हम लोग पहले क्या करते थे, व्यापार में बहुत कुशल थे, किंतु इन लोगों ने इतना ज़्यादा हमको प्रताड़ित कर दिया कि अब हम खेती पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। अब खेती का विस्तार धीरे धीरे होने लगा, इससे ज़मींदारों का आमदनी में सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अब देखो ज़मींदारों ने भी क्या करा, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, तो ज़मींदारों ने क्या करा कि अब जैसे खेती में इनका जो है ज़्यादा पैसा आने लगे, तो क्या करा इन लोगों ने कि खेती तो इन लोगों ने राजस्व तो बढ़ा दिया ज़मींदारों ने, लेकिन कंपनी का जो राजस्व था वो तो निश्चित था। तो जैसे अगर मान लिया कि मेरे को कंपनी ने 100 रुपये राजस्व निश्चित किया है, मैंने किसानों पे कितने का लगाया है मतलब कि कर उन पे मैंने राजस्व का लगाया है कि भाई आपको 200 रुपये देने हैं, और कंपनी ने बोला है कि भाई मुझे 100 रुपये देने, 100 रुपये इसको आमदनी और 100 रुपये उसको आमदनी। मतलब कि यार लगभग अब वो हिसाब से देख लो कि यार वो इंसान है जो जमींदार है बीच में, वो अपने हिसाब से राजस्व को निश्चित करेगा। देना तो उसको निश्चित है कि इतना मुझे देना है, वो अपने मुनाफे के हिसाब से उस रेट को बढ़ा देगा। तो ऐसा होता था। अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने पहले निश्चित कर दिया था, लेकिन जमींदारों ने अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उनको खाली पैसे से मतलब था, ज़मीन की बेहतरी नहीं करनी होती थी। इनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। ओके, जो बचे रह गए थे वह अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। मतलब कि यार जमींदार जो है किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल लेते थे, तो उन्हें ज़मीन सुधार की कोई परवाह नहीं थी। जब आमदनी हो रही तो उनको ज़मीन सुधार के क्या मतलब है। यहाँ पर क्या बोला है कि बंगाल में रेयतों पर कोलब्रुक का कथन, ये पढ़ लीजिएगा। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को लगान चुकाना था किसानों को लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुकाता था तो पुश्तैनी ज़मीन बेदखल कर दिया जाता था। तो भाई ये होता था कि अब वो तो पता है कि यार ज़मींदार जो है उसने क्या करा कि उसने बहुत ज़्यादा रेट, क्योंकि खुद को मुनाफा चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उसने क्या करा है कि लगान लगा दिया। अब लगान तो किसान को चुकाना है, और बाकी वो एक्स्ट्रा जितना भी रहेगा वो खुद से रख लेगा, और जो बाकी का है वो उसको जितना तय किया गया था कंपनी के द्वारा वो उसको कंपनी को दे देगा। तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि अमीर कौन हो रहा है, ज़मींदार हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व की इकाई थी। क्वेश्चन आता है महल क्या था ब्रिटिश राजस्व मुगल में, तो ब्रिटिश राजस्व में, तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व की इकाई थी। यह एक गांव या गांवों की एक समूह होता था। ठीक है, तो महल हम इसको बोलते थे। अब क्या करा इन लोगों ने, नई व्यवस्था लागू कर दी। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के खर्चे लगाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों
इनके इलाके ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर पश्चिम प्रांतों का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1882 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसको उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और व्यवहारिक समूहों को रीति रिवाजों को दर्ज कराया। गांव में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया था। अब राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संसाधनों का गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। यह व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो वही महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया कि गांव-गांव में जाके उनके रीति रिवाजों को जाना गया, उनकी ज़मीनों को मापा गया और ज़मीनों की जांच भी की गई। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि उन लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। गांव के एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़कर गांव और ग्राम समूह मतलब दैट मीन्स महाल में वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगा कि भाई जो जमींदार है वो कितना राजस्व वसूल कर रहे हैं और कितना हमको आ रहा है। यह राजस्व को स्थायी रूप से नहीं तय किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन करने का गुंजाइश की गई। अब उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया कि अब हम समय समय पर इसमें गुंजाइश करते रहेंगे कि चेंजेस लाते रहेंगे। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय, क्योंकि जमींदार तो बहुत ज़्यादा मतलब राजस्व वसूल कर रहे थे और मतलब इनके साथ में वो खुद ही अमीर होते जा रहे थे, तो जमींदार के बजाय उन्होंने क्या करा, गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है।